नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसा लग रहा है थंबनेल? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्च 2023 के पार्ट 2 की। देखो, पार्ट 1 तो हम लोगों ने पढ़ा जिसमें 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख का हम लोग कवर करते हैं। पार्ट 2 में अगले तारीख से यानी 16 तारीख से लेकर के 30 या 31 जो भी महीना होता है उसको कवर करते हैं। तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के महत्वपूर्ण दमदार एमसीक्यूज के साथ आएंगे। एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल्स होगी, पूरा आपको एंड तक देखना है। इससे इन 2 वीडियो के माध्यम से आप पूरे महीने का निचोड़ जान पाओगे। देखो, 2 पार्ट में मुझे क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि मैं देता हूं कंटेंट डिटेल में। मैं भार नहीं उतारता हूं। डिटेल में कंटेंट रहता है और एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, और वो सारे कंटेंट आपके एग्जाम में आए भी ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डिटेल्स और ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ आना, इस वजह से 2 घंटे की वीडियो हो जाती है और इस वजह से मैं 2 पार्ट में अपलोड किया करता हूं। तो ये है पार्ट 2 इसका। पार्ट 1 भी जाकर के देख लीजिएगा, और वो ऑलरेडी आ चुकी है, और इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्विज भी आपको दी जाती है, पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। जाइएगा, फ्री क्विज सेक्शन में आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी महीने का। और अगर आप ये डिटेल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो यहीं पर जाना, फ्री में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं वो फ्री में पीडीएफ, फ्री क्विज का हर महीने लाभ उठाते हैं। इससे बेहतरीन ऐप आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब इतना सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है। ठीक है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ जाओ हमसे। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली आपको सर्च करना है एमजेटी एजुकेशन और ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। चलिए तो शुरू करते हैं। 15 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया। तो ये दोनों ही मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया वाला भी अभी शुरुआत हुआ है मनाया जाना, इस वजह से अभी ये एग्जाम में भी पूछा गया था। पिछली बार ही ये दिवस की शुरुआत की गई थी। एक एक करके जानते हैं। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर को अधिकार दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ये तो अंतरराष्ट्रीय हुआ, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताएंगे 24 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, अगला, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उससे लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये दिवस भी 140 देशों में अब मनाया जाने लगा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया, 2022 में ही शुरुआत हुई, और पिछली साल के एग्जाम में पूछा गया था। इस साल के भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो फ्रीडम शील्ड ये हुआ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया के बीच में। यही तो वो अभ्यास है जो अमेरिका और साउथ कोरिया कर रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया बीच बीच में मिसाइल दाग दिया करता था। ठीक है, बीच में टांग अड़ाने के लिए। यानी कि यही वो अभ्यास है जिसको अभी जो आयोजित किया गया 13 से 23 मार्च को, और उसमें बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की कोशिश किया नॉर्थ कोरिया। तो ये पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करके और इसे समुद्र के अंदर स्टोर करने के लिए पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने देश में एक योजना शुरू की है जिसके तहत ये कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेगा, CO2 खरीदेगा, और उसे स्टोर करेगा। और स्टोर कहां पर करेगा? समुद्र के अंदर स्टोर करेगा। ये एक यूनिक और अद्भुत योजना है, डेनमार्क ने ये शुरू किया है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये दुनिया भर के देशों से कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेगा और उसके बाद उसे डंप करेगा समुद्र के अंदर। इसके लिए इसने ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये क्यों कर रहा है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारे देशों में समस्या बनी हुई है, तो उन देशों की समस्या को ये निजात दिलाएगा। उन देशों को जो कार्बन डाइऑक्साइड से निपटने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनका कार्बन डाइऑक्साइड ये खरीद लिया करेगा और उसके बाद अपने यहाँ इसे दफना दिया करेगा। ठीक है, चलिए तो 2030 तक ये अपना टारगेट बनाया है, प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन का CO2 स्टोर करेगा। अगला, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात करने के मामले में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो वो है भारत। भारत आज के टाइम पर सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। हालांकि पिछला जो रिपोर्ट आया है उसके मुकाबले में इस बार देखा गया है कि कुछ परसेंट की कमी, लगभग 11% हथियारों में भारत ने खरीदने में कमी की है, लेकिन उसके बाद भी स्टिल ये सबसे ज्यादा इंपोर्टर है हथियार का, आर्म्स का। ठीक है,
सिप्री रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जारी करता है, सिप्री अगर हथियार से रिलेटेड हो, परमाणु हथियार रखने में, या किस देश में कितनी शांति अशांति फैली है, कौन देश कितना हथियार बेच रहा है, खरीद रहा है, ये सबकी रिपोर्ट सिप्री ही जारी करता है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां से आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पहले टिक लगा दो, अच्छा लगा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये रहा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बताया गया है कि पिछली बार की तुलना में भारत 11% की गिरावट दर्ज किया अपने इंपोर्टेशन में, लेकिन उसके बाद भी स्टिल ये दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। और निर्यातक अगर पूछा जाए, यानी सबसे ज्यादा बेचता कौन है, तो अमेरिका जो है ये पिछले 5 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है सबसे ज्यादा हथियार बेचने के मामले में। अगला, हाल ही में हुई संधि उकुस, या इसे आप आकस जैसे भी पढ़ो, इसके अनुसार यूएस और यूके ने किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मुहैया कराने की घोषणा की है। तो आकस जो संधि हुई है दोस्तों, ये बेसिकली है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच की संधि। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों देशों के बीच में एक संधि हुई है, आकस समझौता हुआ है, और इसके तहत यूएस और यूके जो हैं ये न्यूक्लियर सबमरीन देगा, किसे देगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास अब न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। न्यूक्लियर सबमरीन दोस्तों बहुत ही गिने चुने देशों के पास ही हैं, जैसे आप ले लो रसिया के पास है, इंडिया के पास भी एक है अपना आईएनएस अरिहंत, ये न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, एक ही है अपने पास, ये ध्यान रखना। अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, ठीक है, इन सब देशों के पास है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइलेटरल एक समझौता है, या कहे कि एक पार्टनरशिप है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं आकस। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। बहुत बड़ा ये डील हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। जो फाइव आइज संगठन है ना, फाइव आइज बेसिकली 5 देशों का मिल करके एक खुफिया संगठन है फाइव आइज। फाइव आइज में 2 देश और हैं, ये आकस के देश हैं ही, साथ ही साथ 2 देश और हैं, एक तो कनाडा और एक है न्यूजीलैंड। इसको कैसे याद करोगे आप देखोगे अगर वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में बना होगा ना, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैप से आप हमेशा पढ़ा करो, तो वर्ल्ड मैप अगर दिमाग में बना होगा तो आप अमेरिका को देख पा रहे होंगे। अमेरिका के जस्ट ऊपर वाला जो देश है कनाडा, ये भी शामिल है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहाँ पर है, और इसके नीचे जस्ट है न्यूजीलैंड, इसको भी ऐड कर लेना, और यूके तो यहाँ पर यूरोप में है ही। तो यानी कि इन तीनों देशों के बीच में अभी ये हुआ है समझौता, और फाइव आइज में एक देश ये ऊपर वाला और एक देश ये नीचे वाला न्यूजीलैंड, ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये अब फाइव आइज में से 3 देश इस समझौते के होंगे काबिल। ठीक है, कारण ये है फाइव आइज के ये कनाडा और न्यूजीलैंड उतना ज्यादा ये अग्रेसिव रहते भी नहीं है। अगला, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण कराया। तो सीबीआई ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था, 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण कराया, इन्होंने एक्स्ट्राडिशन कराया। ये भगोड़े क्या होते हैं, प्रत्यार्पण क्या होता है। देखो भगोड़े वो होते हैं, जैसे कि अभी आप देखो, अभी न्यूज में चल रहा है अमृतपाल, कोई ऐसा अपराधी भारत का जो फिर देश को छोड़ करके चला गया रहता है, किसी और देश में रहने लगता है, वहां पर बस जाता है, यहाँ पर नहीं आता है, तो उसे भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कोई बड़ा अपराधी रहता है तो, और उसका जब प्रत्यार्पण कराया जाता है, प्रत्यार्पण क्या होता है, प्रत्यार्पण बेसिकली 2 देशों के बीच में एक संधि होती है, जिसके तहत कि हमारा अपराधी बराबर तुम्हारा अपराधी माना जाएगा, और इसके तहत आप हमारे अपराधी को लौटाओगे हमारे पास, ये होता है प्रत्यार्पण संधि। ठीक है, तो ये प्रत्यार्पण संधि के अनुसार जिन जिन देशों ने प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत के साथ, उन देशों से टाई अप कर करके 33 ऐसे भगोड़ों को सीबीआई ने वापस बुलाया है, मतलब बुलाया क्या, लेके आया है। तो इसके लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। बड़ा दांव पेच वाला काम होता है, क्योंकि वो अपराधी जो होता है वो जानता रहता है किन किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई होती है, उन्हीं उन्हीं देशों में जा जा करके वो छिपता है। ठीक, एक तो भाई साहब हैं जो जाकर के अपना अलग ही देश बसा लिए हैं, नित्यानंद बाबा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1963, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। अगला है, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर संपन्न हुआ। ये दोस्तों हुआ जोधपुर राजस्थान में, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास, ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 13वां इस बार का संस्करण था इसका, 6 से 13 मार्च के बीच में ये आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत 2005 से की गई है। सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक और होता है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स एक्सरसाइज, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, क्या सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया। फूलदेई त्योहार जो उत्तर भारत से होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उत्तराखंड में मनाया जाता है।
फूलदेई उत्सव, ये बच्चों का एक उत्सव होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तराखंड में वहाँ के चिल्ड्रंस जो हैं वो मनाते हैं, एक गीत गा करके, बहुत ही अच्छे से कल्चरल वहाँ का है। फूलदेई छम्मा गेई गीत गाते हैं, फूलदेई छम्मा देई, ठीक है। तो बसंत ऋतु के स्वागत के अवसर पर ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला, एरिक गॉर्सेटी, ये भारत में किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए? तो पिछले 2 सालों में अमेरिका ने भारत में कोई राजदूत अपना नहीं रखा था। अब एरिक गॉर्सेटी के रूप में अमेरिका ने भारत में अपना नया राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, ठीक है, यानी कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया है। अभी तक जब आप मैक्सिमम में क्वेश्चन में देखते हो तो वो भारत के कोई राजदूत किसी और देश में नियुक्त किए जाते होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अमेरिका के ये भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार मिला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। न्यू दिल्ली में ये एयरपोर्ट है, न्यू दिल्ली में ये एयरपोर्ट है, याद रखना। इसे साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स की ये रिपोर्ट जारी की गई है, स्काई ट्रैक्स ये रिपोर्ट जारी किया है एयरपोर्ट्स को देखते हुए। हाँ, इसने दुनिया भर में अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसे चुना तो चांगी एयरपोर्ट को बताएंगे आप, सिंगापुर के। लेकिन साउथ एशिया में अगर केवल पूछा जाए तब उसमें इसका है नाम आता है, ठीक है, किसका? नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। वैसे ओवरऑल लिस्ट में ये 36वें स्थान पर है, हालांकि टॉप 50 में शामिल होने वाला इकलौता भारतीय हवाई अड्डा भी है ये। अगला, टीसीएस के नए सीईओ कौन बने? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना सीईओ चेंज कर दिया है। नए सीईओ हैं के कृतिवासन। देखो टीसीएस जो कंपनी है ना, ये बहुत कम सीईओ वगैरह चेंज करती है। अभी तक जब से इसकी स्थापना हुई है केवल 4 सीईओ ही बदले गए हैं। राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया था, अब उनकी जगह पर ये हैं। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीसीएस भी टाटा की ही कंपनी है। सेंट्रल बैंक ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर हैं, आप सबको पता है आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो कोविड के दौरान और जो दुनिया भर की रिसेशन चल रही थी, दुनिया भर में इतनी स्थिति दिक्कत चल रही थी, आर्थिक मंदी चल रही थी, उस दौरान भारत की बैंकों को ना सिर्फ इन्होंने डूबने से बचाया बल्कि आम जनता को भी बहुत ज्यादा महंगाई दर से जूझने नहीं दिया इन्होंने, जबकि दुनिया में इतना तनाव चल रहा था। इस वजह से शक्तिकांत दास जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा, ठीक। साथ ही साथ इसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पूछा जाए तो यूक्रेन का नेशनल बैंक, और गवर्नर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो आप इनको बताएंगे, शक्तिकांत दास को, ठीक। अपनी ई बुक भी आती हैं, ई बुक जिनको अगर लेना है तो वो ले सकते हैं। राफेल जेट जो है ये स्टैटिक की है, इसमें स्टैटिक का हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस करंट अफेयर की ई बुक भी आती है। ब्रह्मोस करंट अफेयर में 2022 का पूरा करंट अफेयर है जनवरी से दिसंबर तक। जिनको जनवरी से दिसंबर अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, वो इस ई बुक को ले सकते हैं। या फिर अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो आप अपने हर एक महीने की ई बुक भी ले सकते हो, मात्र 20 रुपए में। टॉपिक बाय टॉपिक भी रहेगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। क्लियर? अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? तो राजस्थान में 19 नए जिले शामिल किए गए हैं और 3 नए डिवीजन शामिल किए गए हैं। अब टोटल वहां पर जिलों की संख्या हो गई है 50 और डिवीजन की संख्या हो गई है 10, ठीक है। 10 डिवीजन हो गए हैं और 50 जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्लियर है? राजस्थान में ध्यान रखना है। और अशोक गहलोत जी वहां के जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। 19 जिलों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जिनको राजस्थान स्पेशल का एग्जाम देना है कोई, वो इन जिलों को भी देख लेगा। तो 10 जिले, 10 संभाग होंगे, 50 जिले होंगे, ठीक है। जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया, जयपुर को जो कि राजधानी है उसको 4 भागों में बांटा गया। इसी वजह से 33 जिले थे, अब हो गए 50। अगला, यहाँ पर मैप भी थोड़ा सा देख लो आप राजस्थान के। यहाँ पर राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अशोक गहलोत सीएम है, गवर्नर ये हैं। और ऐसा ही मैं आपको पूरा डेली करंट अफेयर में हर एक राज्य से रिलेटेड जब भी न्यूज आती तब बताता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर देखो क्या है कि स्थिति दिक्कत है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, केवल रिवीजन के लिए आपको बताना होता है।
इसलिए वीकली करंट अफेयर में सारा कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। जो लोग डेली करंट अफेयर देखते होंगे वो जानते होंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कोशिश किया जाता है अच्छे से समझाने का। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो इसको एक बार फिर से रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीत लिया है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये चैंपियन बनी है ईरानी कप का। 29वां इसका खिताब था। पिछली बार भी इसने जीता था, पिछली बार 29वां जीता था, इस बार 30वां जीता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को इस बार इसने हरा करके जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ईरानी कप GR ईरानी जी के नाम पर शुरू किया गया है। 1959-60 में इसे शुरू किया गया था। क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी होती है और रेस्ट ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरी बार जीता। अगला, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान। यहाँ पर आप देख पाओगे, इनको सूर्यवंशम इनकी रचना है उसके लिए सम्मानित किया गया है। 15 लाख रुपए, एक प्लेक और एक स्मारिका इनको दिया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। अच्छा, इस बार अभी ये तो 32वां संस्करण था सरस्वती का, 32वां व्यास सम्मान और 32वां बिहारी पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है। तो 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया, उनकी रचना पागल खाना के लिए। और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए, ये उनकी रचना है। रचनाएं भी पूछी जाती हैं और नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये 32वां संस्करण है जो कि तीनों दिया जा चुका है, ठीक है, इस बार वाला। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद होगा वही होगा पहले स्थान पर। तो अफगानिस्तान जो है इस मामले में पहले स्थान पर रखा गया है। ये ओवरऑल टेररिज्म इंडेक्स है जिसमें अफगानिस्तान टॉप पर, दूसरे पर बुर्किना फासो, तीसरे पर सोमालिया, फिर माली, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, नाइजीरिया वगैरह है। इंडिया का स्थान यहाँ पर 13वां है, 13वें स्थान पर है, ठीक है। आतंकवाद वाले देशों के मामले में, आतंकवाद से इम्पैक्ट कह सकते हैं, जहां पर आतंकवाद का खतरा होता है या कहें उससे प्रभावित जो देश है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इन्होंने 13वें स्थान पर इंडिया को रखा हुआ है। पता नहीं कौन सा टेरर अटैक इन्हें दिखाई दिया 2022 में। फिलहाल जो भी हो, पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है, ये याद रखिएगा आप। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो इसमें 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में, मयूरभंज को और लद्दाख को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देंगे, ये दोनों ही करेक्ट होगा। मयूरभंज कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, और लद्दाख तो आप जानते ही हो। तो 50 असाधारणों की लिस्ट जारी की गई टाइम मैगजीन के द्वारा, उसमें 2 स्थल भारत के भी थे, ठीक। और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को आपको पता है कि पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार, साथ ही साथ व्लादिमीर जेलेंस्की को भी चुना गया है। तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर भी ये भी पूछा जाता है। अच्छा, टाइम मैगजीन ने इस बार एक नया भी एक कहे कि कैटेगरी जारी किया, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर। तो टाइम हीरोज ऑफ द ईयर इस बार चुना गया ईरान की आंदोलनकारी महिलाओं को, जो हिजाब विवाद को लेकर के हुआ था ना, बाल काटने को लेकर के ईरान में प्रदर्शन हुआ था, उन्हीं को। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों पोलैंड। नाटो का सदस्य है पोलैंड, और नाटो अभी पहली बार, नाटो का कोई सदस्य ऐसा है जो खुले तौर पर फाइटर प्लेन दे रहा है यूक्रेन को कि आप रूस से लड़ो, ठीक है। तो पहली बार अभी ऐसा हुआ है, फर्स्ट नाटो मेंबर बन गया है यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला। हालांकि कुछ और भी देश हैं जो सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी देंगे, जैसे कि स्लोवाकिया है, इसने भी कहा है कि ये भी आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को मिग-29 लड़ाकू विमान देगा, ठीक है। यहाँ पर 4 सोवियत युग के मिग-29 ये पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। क्या है राष्ट्रपति, कौन है? आंद्रेज डूडा, ठीक। नाटो के बारे में बात करें, 1949 में स्थापना हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष जेन्स स्टोलनबर्ग हैं, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 30 सदस्य देश अभी हैं, 2 सदस्य देश और जुड़ सकते हैं, ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन। आगे, हाल ही में पद्मा लक्ष्मी किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी? तो पद्मा लक्ष्मी ये केरल की ट्रांसजेंडर वकील हैं, और केरल की ट्रांसजेंडर वकील बनने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और भी लिस्ट आपको दी हुई थी, जैसे 2018 में सत्यश्री शर्मिला जो तमिलनाडु के हैं, ये देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी थी, ठीक है। तो देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील पूछा जाए तो आप सत्यश्री शर्मिला बताएंगे, केरल की पहली पूछा जाए तो आप पद्मा लक्ष्मी बताएंगे। जोईता मंडला
ये पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी भारत की। ठीक, पृथिका यासिनी ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनी थी। और पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर पूछा जाए तो जीनू प्रिया बताएंगे आप। ठीक, एक्चुअली में पहला इनका नाम जीनू था, बाद में ये प्रिया हो गई। आगे, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर। यहाँ 136वां लिखा है, 126वां कर लीजिए, 126वें स्थान पर है। ठीक है, क्लियर। इसमें टॉप पर इस बार भी फिनलैंड है, हमेशा की तरह फिनलैंड ही टॉप पर है। सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड है। भारत 126वें पर है, अफगानिस्तान 137वें पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है कि इसमें भी इसने रसिया को, यूक्रेन को, पाकिस्तान को, इवन श्रीलंका को भारत से ज्यादा खुशहाल देश बताया है और भारत को रखा है इन्होंने 126वें पर। पता नहीं क्या फूक करके ये लोग लिस्ट जारी करते हैं, रैंकिंग जारी करते हैं, कौन कौन सा इनका क्या कहते हैं पैरामीटर्स होता है। तो फिलहाल इतना तो नहीं है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और ये सब जो है, ये सब देश हम लोगों से ज्यादा खुशहाल हैं। ठीक है, ये तो मैं क्या बताऊं। आगे, हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, नेपाल में दोस्तों अभी आपने देखा कि सभी नेता लगभग लगभग चेंज ही हो चुके हैं। जो पुराने करंट अफेयर आप पढ़ते थे, अब सब अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि नेपाल के राष्ट्रपति भी चेंज हो गए, प्रधानमंत्री भी चेंज हो गए और उपराष्ट्रपति भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। फिलहाल राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले ये वन और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। वहां के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वो बने हैं रामचंद्र पैडोल। कौन? रामचंद्र पैडोल बने हैं वहां के राष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप बताएंगे पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल। आगे, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, इसके अलावा विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस, और एक मनाया जाता है विश्व नवरोज दिवस। विश्व नवरोज दिवस। ठीक है ना, तो ये तीनों चारों दिवस आप याद रखिएगा। ये चारों दिवस याद रखिएगा, ये चारों के चारों सेम डे मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को। एक एक करके जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और डाउन सिंड्रोम के बारे में। फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए फॉरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसके तहत क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यादा हो जाती है किसी मनुष्य में। फॉर एग्जांपल 46 गुणसूत्र होते हैं किसी भी मनुष्य में, साधारण मनुष्य में, तो उसमें 47 गुणसूत्र हो जाएगा या 48 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी में या फिर बहुत सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस बार की थीम रखी गई है विद अस नॉट फॉर अस। क्या है? विद अस नॉट फॉर अस इस बार की थीम है। 2012 से ही ये भी शुरू किया गया था। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की बीमारी होती है तो बताइएगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है। अनुवांशिक लक्षण ये भी होता है। अगला, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रतन टाटा जी को, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिलेशंस को सुधारने में इनके योगदान के लिए, साथ ही साथ इनकी कंपनी का ऑस्ट्रेलिया में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, उनकी इकोनॉमी बढ़ाने में मदद किया, इन सब की वजह से भी इनको सम्मानित किया गया है। वर्तमान में टाटा सन्स के ये चेयरमैन एमरेटिस हैं रतन टाटा जी। टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कुल संपत्ति इनकी 3800 करोड़ रुपए है। इनको अभी आपको याद होगा असम सरकार के द्वारा असम वैभव रत्न से भी सम्मानित किया गया था पिछले साल 2022 में। ठीक है, आगे, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? तो दोस्तों चाइना की मदद से भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, ये भी इन्फ्लुएंस में आ गया है। इसने अभी अपना पहला सबमरीन बेस लॉन्च किया है। सबमरीन बेस मतलब कि जहां पर सबमरीन वगैरह रहेगा, समझ लो। तो इस सबमरीन बेस का नाम इंटरेस्टिंग है कि यह नाम रखा गया है वहां की प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उनके नाम पर। शेख हसीना जी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बीएनएस शेख हसीना नाम दिया गया है। बीएनएस बोले तो बांग्लादेश नेवल शिप, जैसे अपने लोग हम लोग यूज करते हैं आईएनएस ना, इंडियन नेवल शिप, ऐसे यहाँ पर बीएनएस है। ठीक है, तो चीन के साथ 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था, चीन ही बना करके इनको दिया है। अगला, टाटा कंपनी द्वारा बिसलेरी के अधिग्रहण कैंसिल होने के बाद बिसलेरी का सीईओ किसे बनाया गया? तो बनाया गया जयंती चौहान को। बिसलेरी का टाटा अधिग्रहण करने जा रहा है था, इक्विजिशन करने जा रहा था, लेकिन वो हो गया कैंसिल। वो डील कैंसिल हुई तो फिर जयंती चौहान के पिताजी जो हैं, जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया है इसका
चेयरपर्सन। ठीक है, रमेश चौहान इसके संस्थापक रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी जयंती चौहान को इसका जिम्मेदारी इसकी पूरी पूरी सौंप दी है। ठीक, हाल ही में एक्सेलरेटिंग चेंज थीम के साथ 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों इस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है इस बार। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक्सेलरेटिंग चेंज इस बार की इसकी थीम थी। वर्ल्ड वाटर डे की विश्व जल दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1993 से की गई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। अगला, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने एक बिल लाया है, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, यानी कि एक ऐसा बिल होगा जिसके तहत हर एक वहां के नागरिक को यह अधिकार होगा कि वो स्वस्थ रहे। ठीक है, तो हालांकि इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, लेकिन फिलहाल फाइनली ये बन गया है पहला राज्य टू पास राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान में ही भारत की पहली लोक अदालत की भी शुरुआत की गई थी, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की, ये भी ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 5 सालों से विराट कोहली थे टॉप पर, लेकिन अब रणवीर सिंह जो है ये विराट कोहली से ऊपर आ गए हैं सबसे ज्यादा कमाई के मामले में। 181.7 मिलियन डॉलर की इन्होंने कमाई करी हुई है 2022 में। विराट कोहली की इनकम रही है 176 मिलियन डॉलर, अक्षय कुमार 153, आलिया भट्ट चौथे स्थान पर 102 मिलियन डॉलर और दीपिका पादुकोण 82 मिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर रही। किसने जारी किया रिपोर्ट? तो दोस्तों क्रोल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड मेन स्ट्रीम। अगला, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने? तो स्टारबक्स जिसकी कॉफी वगैरह सुनते हो ना आपकी बहुत ज्यादा महंगी महंगी मिलती है, अब हम लोगों ने तो कभी पिया नहीं। फिलहाल इसके नए सीईओ जो बने हैं वो भी भारतीय मूल के ही हैं, मतलब लक्ष्मण नरसिम्हन, ये भारतीय मूल के एक और सीईओ किसी अमेरिकी कंपनी के। यहां पर मैंने पूरी लिस्ट भी आपको दी हुई है। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, भारतीय मूल के। सुंदर पिचाई ये गूगल के और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। शांतनु नारायण एडोबी की सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं, ये सब भारतीय मूल के सीईओ हैं। नील मोहन अभी यूट्यूब के सीईओ बनाए गए हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के बनाए गए हैं। ठीक है ना, याद रखना सबका नाम। अगला, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को भी जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार जीता, पिछली बार भी यही विजेता थे, इस बार भी इन्होंने जीत लिया है। इनका ये 9वां खिताब था, यहाँ पर 8 टाइम लिखा गया है चूंकि ये पिछले साल का है ये न्यूज। ठीक है, 2022 का, 2023 वाला भी इन्होंने जीत लिया, यानी कि 9वीं बार इन्होंने जीत लिया है ये खिताब। बिलियर्ड्स कहां पर हुआ? दोहा में, कतर में ये आयोजित हुआ, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है। महिला वर्ग में किसने जीता? बाई युलू ने, जो कि चाइना की हैं। पंकज आडवाणी कौन कौन से पुरस्कार जीत चुके हैं? 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2006 में मिला था, 2009 में ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए और 2018 में पद्म भूषण से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको डेली करंट अफेयर में एक पॉइंट बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्यू शब्द जो है ये स्नूकर या बिलियर्ड से संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है, जो कि अंबेडकर जी को समर्पित है। देखो, स्टैचू ऑफ नॉलेज भी आ गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, हैदराबाद में स्थापित की गई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये दोस्तों ये अभी बेंगलुरु में स्थापित की गई कैंपोगौड़ा जी की मूर्ति। इसके अलावा स्टैचू ऑफ बिलीव ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, राजस्थान में स्थापित की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, सारी प्रतिमाएं। तो ये रहा स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, महाराष्ट्र में लातूर शहर में स्थापित किया जा रहा है 14 अप्रैल के एक दिन पहले, यानी 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, उसके एक दिन पहले इसका उद्घाटन किया जाएगा। मूर्ति के कलाकार हैं अक्षय हल्के। अगला, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो केरल में भी 3 सम्मान दिए जाते हैं नागरिक सम्मान, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। तो उसमें जो केरल ज्योति है, जो सबसे बड़ा सम्मान है, उसे सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेवन जी को। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है एएनआई का आपके सामने और ये पूरी लिस्ट है।
दोस्तों केरल ज्योति से एक व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, एमटी वासुदेवन नायर। केरल प्रभा से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ममूटी, टी माधव मेनन और ओमचारी एनन पिल्लई। केरल श्री से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, परमेश्वरन, मुथुकड़, गोपीनाथ मुथुकड़, इसके अलावा कनाई कुनीरामन, इसके अलावा चिटिला पिल्लई, इसके अलावा वैकोम विजयलक्ष्मी और सत्यभामा दास बीजू, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किसे विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय कलाकार नामित किया गया? तो दोस्तों द वीकेंड नाम से फेमस एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, कनाडा के। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इनको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सबसे ज्यादा पॉपुलर माना गया है सेलिब्रिटी। ठीक है, इनके जितने भी सोशल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स है और जहां जहां भी इनकी जो ऑडियो गई हुई है, जो भी इनका परफॉर्मेंस गया हुआ है, लोगों को जितना पसंद किया गया है, उसके आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक नया इनको तमगा दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। क्या? सबसे ज्यादा मशहूर गायक होने का। कनाडा के ये रहने वाले हैं द वीकेंड, और इनका रियल नेम है एबल मैकनॉन टेस्फाए। अगला, हाल ही में कहां पर घोड़े यात्रा महोत्सव मनाया गया? घोड़े यात्रा महोत्सव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेपाल में मनाया जाता है घोड़े यात्रा, याद रखिएगा, नेपाल का ये प्रमुख महोत्सव होता है। घोड़े यात्रा महोत्सव मल्ला शासन के द्वारा मनाया जाना शुरू हुआ था सबसे पहले नेपाल में। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मल्ला शासन रहा वहां पर, और उसके द्वारा ये मनाया जाता था, तो उसी की याद में अभी भी मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिए। राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैडोल, उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव, और प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कुमार दहल। तीनों का नाम आप याद रखिएगा। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। भारत में पीएम मित्र योजना चल रही है, पीएम मित्र योजना चलाई जा रही है। पीएम मित्र योजना के तहत पूरे भारत भर में 7 राज्यों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, और इन 7 में पहले की शुरुआत हो चुकी है तमिलनाडु के रूप में। बाकी ये आपको आर्टिकल्स वगैरह में चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पर भी मैंने डिटेल्स भी लिख दी हुई है, वही बातें हैं जो मैंने आपको बोल दी है पहले ही। चलो, तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये है पीएम मित्र का फुल फॉर्म। अगर पूछा जाए तो आप लिख देना। हाल ही में एशियाई खो खो चैंपियनशिप के महिला और पुरुष दोनों का खिताब किस देश ने जीता? तो इस दोनों का खिताब जीत लिया है भारत ने। भारत ने महिला खो खो चैंपियनशिप और पुरुष खो खो चैंपियनशिप दोनों का खिताब इस बार जीत लिया है। खो खो एक खेल होता है, गेम होता है, और आई होप आप लोग सुने भी होंगे इसको। असम के तामुलपुर में ये आयोजन किया गया था और भारत ही विजेता रहा। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लिए थे, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका वगैरह। भारत भी इसमें शामिल था और भारत दोनों खिताब ले गया। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन हुआ? तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना, जिसे कहते हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी, उसके बीच में कोंकण अभ्यास हुआ। वैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में एक और अभ्यास होता है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अजय वॉरियर, ठीक है, कैसे लिखा जाता है जो भी हो, तो अजय वॉरियर होता है, और ये कोंकण अभी आयोजित हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। 20 से 22 मार्च को अरब सागर में ये आयोजित किया गया। आईएनएस त्रिशूल ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। अगला, हाल ही में यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता लुइस कैफेरिली ने किस विषय के लिए एबल पुरस्कार जीता? तो एबल पुरस्कार किस सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहते हैं। तो एबल पुरस्कार जीते हैं कौन? अर्जेंटीना मूल के यूएस नागरिक, यानी अमेरिकी नागरिक लुइस कैफेरिली ने। यहां पर आप देख पाओगे इनको, ये मैथमेटिशियन है, यूएस मैथमेटिशियन है, हालांकि ये अर्जेंटीना मूल के हैं। तो इन्होंने जीता है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में अभी ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में महारत हासिल की हुई है, और इस पर इन्होंने बहुत सारे समीकरण दिए हैं, जिसके लिए इनको एबल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक जरूरी सूचना है दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड के बाद शुरू किया जा रहा है, जिसमें पिछले 1 साल का लास्ट 1 ईयर का रिवीजन कराया जा रहा है आपसे, आपका। ठीक है, तो ये लाइव क्लास होगी, डेली 7 PM पर आइएगा, डिजिटल बोर्ड पर क्लास होगी आपकी इसी चैनल पर। सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल कंटेंट होगा,
पर डे 50 क्वेश्चन कम से कम क्लियर कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा। अब चाहे 1 घंटे की क्लास जाए या 1.5 घंटे की क्लास पहुंच जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन 7 बजे से शुरू होगी और अगले 50 क्वेश्चन तक रुकेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से डिटेल नॉलेज के साथ रिवीजन पॉइंट्स भी बताया जाएगा आपको। तो आप लोग जोड़ना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तो 7 बजे जरूर जुड़िएगा कल से, यानी 30 मार्च से, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। आगे, हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो अभी नॉर्थ कोरिया ने ऐसा परीक्षण किया है जो पानी के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन अटैक करेगा। मतलब एक ऐसी टेस्टिंग थी जो पानी के अंदर ड्रोन का काम करेगी, यानी कि वो अनमैन्ड व्हीकल होगी जिसपे कोई मनुष्य नहीं बैठा होगा और वो जा करके अटैक करेगी किसी सबमरीन को, किसी और जहाज को या वगैरह वगैरह जो भी जल में चलते हैं उनको। तो नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट किया है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, ये खतरनाक बात है। दक्षिण कोरिया के होमयोंग प्रांत के पास ये समुद्र में रखा गया था, 59 घंटे 12 मिनट तक ये तैरता रहा और परीक्षण होता रहा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया? तो पीएम मोदी अभी वाराणसी विजिट पर थे, इन्होंने वहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट आपको पता होगा ना, 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत बन जाए। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, उसके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है 24 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को ही ये गए थे वहां पर और जिस पर ये समिट आयोजित की गई। याद रखना दोनों बात, ठीक है। तो ये वर्ल्ड टीबी समिट हुआ, वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में। वाराणसी में कहां पर? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर। आगे, हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलएसी के पास कौन सा अभ्यास आयोजित किया? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों के बीच में एलएसी पर, वो भी कहां पर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह ले लो, तो वहां पर एलएसी के पास में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में वायु प्रहार नाम से एक अभ्यास हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री डोमेन एक्सरसाइज क्लोज टू एलएसी नॉर्थ ईस्ट। नाम क्या है? वायु प्रहार, ठीक है। चलो, एलएसी के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो आपको, फिर से बता दूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये भारत और चाइना के बीच की रेखा है, और एलओसी जो होती है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये है भारत और पीओके के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अपनी ई बुक भी आती है, अगर आप ई बुक के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारी ई बुक्स ले सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए भी ई बुक हिंदी और इंग्लिश में। ब्रह्मोस ई बुक है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की ये बुक भी हिंदी और इंग्लिश में है। और हमारी सभी जो मंथली करंट अफेयर की ई बुक आती है 20-20 रुपए में, ये भी आप ले सकते हो हर एक महीने की, हिंदी और इंग्लिश में। अगला, ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी, ठीक है ना। एमजेटी ऐप, इसे डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, बहुत ही शानदार ऐप है। अगला, आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आयोजित हुआ भारत में ही, ठीक है। भारत ही मेजबानी कर रहा था और भारत ने 4 मेडल जीते हैं और 4 के 4 जो हैं वो सभी के सभी थे गोल्ड मेडल। इसी के साथ भारत रहा इस टेबल में टॉप पर, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया टॉप पर रहा 4 गोल्ड के साथ, 0 सिल्वर 0 ब्रांज, टोटल 4 था, क्योंकि गोल्ड की संख्या ज्यादा जिसकी होती है वही होता है मेडल में टॉप पर। चाइना ने 7 मेडल टोटल जीते, लेकिन इसके 3 ही गोल्ड थे, इसलिए ये दूसरे पर रहा। रसिया 1 गोल्ड, इटली, ब्राजील, मोरक्को ये सब 1-1 गोल्ड जीते थे। इंडिया में 4 गोल्ड जो आए वो किसके किसके नाम आए? नीतू घंघस, इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। स्वीटी बुरा, इन्होंने जीता दूसरा गोल्ड। निखत जरीन तीसरा गोल्ड और लोलिना बोरगोहेन इन्होंने चौथा गोल्ड जीता। बाकी डिटेल्स आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ आपको दी जाएगी। 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। एमसी मैरी कॉम जो भारत की हैं वो दोस्तों 6 बार की गोल्ड मेडल विजेता हैं इस चैंपियनशिप में, यानी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वैसे मैरी कॉम और फरहान अख्तर इन दोनों को एम्बेसडर भी बनाया गया था इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया में। अगला, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो दोस्तों अभी मिस्र जो है ना, इजिप्ट, ये एनडीबी में, एनडीबी बोले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक कहलाता है, इसके नए सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है। एनडीबी के अब टोटल सदस्य हो गए हैं 9। पिछली साल अगर बात करें तो 3 सदस्य जुड़े थे, ठीक है। पिछली साल क्या 2021 के आसपास में जुड़े थे। उसके बाद फिर और 5 तो इसके सदस्य हैं ही परमानेंट, यानी ब्रिक्स के।
ब्रिक्स जो आप लिखते हो, ठीक है, ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसके 5 सदस्य ये थे, 3 सदस्य और जुड़े थे और उसके बाद एक सदस्य अभी जुड़े हुए हैं। कौन? 3 सदस्य ये जुड़े थे, बांग्लादेश, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, उरुग्वे, ठीक है, ये 3 देश और जुड़े थे और एक देश और कौन सा अभी जुड़ा? इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है ना। तो ये 9 देश टोटल हो गए हैं एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। चलिए, तो यहां पर आप देख पाओगे। अच्छा, अभी नया एक आया हुआ है कि इसके अध्यक्ष भी नए बने हुए हैं, अभी मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। एनडीबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बाकी डिटेल है जो मैंने आपको बताया है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में करी गई थी, लेकिन पहली समिट हुई थी 2009 में रसिया में। अगला, हाल ही में किस एजेंसी के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की? तो नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने अभी सूर्य के कोरोनल होल की खोज की है। सूर्य पर एक कोरोनल होल पाया हुआ है। कोरोनल होल बोले तो एक ऐसा डार्क जोन है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां पर गैप है, और ये गैप इतना बड़ा है कि जितनी बड़ी अपनी पृथ्वी है ना, उसका 30 गुना कर दो, तो पृथ्वी के 30 गुना के बराबर ये गैप है सूर्य में, ठीक है। ये अभी खोजा गया है, इसे काल्पनिक क्षेत्र कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा एरिया है जहां पर चमक नहीं है, बस लाइट नहीं है, लेकिन वो छेद है कि एरिया है वैसे ही, ये नहीं कहा जा सकता। अगला, भारत पे के को फाउंडर अस्नीर ग्रोवर ने अपना कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया? तो भारत पे के को फाउंडर अस्नीर ग्रोवर, जो कि अब निकाले जा चुके हैं भारत पे से, इन्होंने क्रिकपे नाम से एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है। क्रिकपे ठीक वैसे ही होगा जैसा आप ड्रीम 11 सुनते हो या एमपीएल सुनते हो, ठीक है, माई 11 सर्कल सुनते हो, ये सभी जो होता नहीं, ये फैंटेसी गेमिंग ऐप, वैसे ही क्रिकपे भी होगा, और इनका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा, बस होगा सब कुछ वही लगभग में। तो अस्नीर ग्रोवर का एक और स्टार्टअप है थर्ड यूनिकॉर्न, उसी का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अस्नीर ग्रोवर ने अभी जब वो शार्क टैंक से भी निकाले गए तो एक आत्मकथा इन्होंने लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, दोगलापन नाम से। तो इनकी ये पुस्तक है, याद रखिएगा, दोगलापन। अगला, हाल ही में गार्डन ई मूर का निधन हो गया, ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो गार्डन ई मूर ये दोस्तों सह संस्थापक थे इंटेल कंपनी के, और इनका निधन हो गया है। इंटेल कंपनी, इन्होंने ही मूर का नियम दिया है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मूर का नियम बहुत ही महत्व रखता है, जो बताता है सेमीकंडक्टर में आविष्कार की दर कैसे होगी, ठीक है। तो इनको डैन डेविड पुरस्कार भी मिल चुका है कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके अलावा इन्वेस्टर्स नेशनल इन्वेस्टर हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है। इंटेल कंपनी के ये संस्थापक थे। इंटेल जो कोर वगैरह बनाती है, प्रोसेसर वगैरह बनाती है या चिप्स बनाती है कंपनी, ठीक है। अगला, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीत लिया है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के नाम से महिला टीम भी है, और उस महिला टीम की कप्तानी संभाल रही थी हरमनप्रीत कौर। उन्होंने पहली ट्रॉफी जीती हुई है, अपने हाथ में थामी हुई है। अब देखो, WPL का इस बार पहली बार आयोजन था, क्योंकि जैसे IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ये पुरुषों का होता है, ऐसे ही महिला खिलाड़ियों का WPL शुरू किया गया, विमेंस प्रीमियर लीग, और इसको पहली बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेटों से हरा करके जीत लिया है। हेली मैथ्यूज ये मोस्ट विकेट के साथ पर्पल कैप की विजेता बनी। मैग लेनिन ये मोस्ट रन के साथ ऑरेंज कैप की विजेता बनी। फाइनल मैच मुंबई के ब्रोबोन स्टेडियम में खेला गया। क्लियर? अगला, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हैं? तो ये हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, और ये मनोज सिन्हा को आप देख पाओगे जो इस अवार्ड जो है इनको दे रहे हैं। तो आलिया मीर जो हैं ये प्रमुख समाज शास्त्री हैं और वन्यजीव जानवरों के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की ये नागरिक हैं, और पहली महिला बन गई हैं जम्मू कश्मीर की वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? तो आजाद नाम की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है किसने? गुलाम नबी आजाद ने। देखो, आजाद नाम से आपको बहुत सारी बुक्स भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आजाद नाम की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है, तब आप बताएंगे गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद कौन है? गुलाम नबी आजाद ये जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व CM रह चुके हैं, साथ ही साथ ये
केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, अपनी नई पार्टी बनाई थी। तो फिलहाल रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इनकी ये पुस्तक लॉन्च की गई है। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, आजाद। अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है। अभी कहां पर? नई दिल्ली में। ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल होगा क्या? इस पोर्टल के जरिए जो वैदिक सभ्यता के जो वेद वगैरह थे उनके मंत्र इसमें हैं, वो भी किसमें? ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में इस पोर्टल पर। तो अगर आपको चारों वेदों की नॉलेज रखनी है, इसकी ऑडियो विजुअल मंत्र वगैरह सुनने हैं, तो 18,000 से ज्यादा मंत्रों का ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग 5.5 घंटों की अवधि वाला इस पर अवेलेबल है। आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए चुनाव आइकन के रूप में किसे चुना? तो चुनाव आयोग के द्वारा मंजम्बा जोगाती को चुना गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए चुनाव आइकन, इलेक्शन आइकन, जिससे ये अपनी कम्युनिटी को प्रमोट कर सके, उनको कह सके कि कैसे चुनाव जो है उसमें वोटिंग करना कितना जरूरी है और जाकर के बढ़ चढ़ कर के लोग वोटिंग करें। कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ये चीजें की जा रही है। वैसे चुनाव आयोग राहुल द्रविड़ को भी और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर को भी मतदान एम्बेसडर यानी वोटिंग एम्बेसडर बनाया हुआ है। चुनाव आयोग के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो। 324 में ये कहा गया है भारतीय संविधान में कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी और 2 चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन? एक तो अरुण गोयल जी हैं, जिनके अभी चुनाव की नियुक्ति पर हुआ था विवाद, ठीक है, और दूसरे कौन है? अनूप चंद्र पांडे जी। अगला, हाल ही में पाकिस्तानी मूल के हुमजा यूसुफ को कहां पर अगला नेता चुना गया है? तो पाकिस्तानी मूल के हुमजा यूसुफ ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। फर्स्ट मिनिस्टर वहां पर समझो एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। अब स्कॉटलैंड जो है, डेली करंट अफेयर में मैंने इसको अच्छे से आपको बताया भी था वर्ल्ड मैप के जरिए। देखो डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो ना, तो वर्ल्ड मैप के थ्रू और इंडिया के मैप के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारे नॉलेज के साथ बताई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि समय की होती है हमारे पास पाबंदी, और इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन कवर करना होता है, तो ज्यादा डीपली में जाकर के नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल मोटा मोटा आप इतना समझो कि ब्रिटेन जो आप सुनते हो ना, ब्रिटेन, उसका हिस्सा मैंने आपको कई बार बताया है 3 देश हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जो ऊपर है सबसे वो है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के ही ये फर्स्ट नेता, फर्स्ट लीडर चुने गए हैं। बाकी पूरे के पूरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं, ठीक है ना। तो ये देखो पाकिस्तानी मूल के हैं हमजा यूसुफ, जो कि स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं। ठीक, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, मुद्रा यहाँ की भी पाउंड स्टर्लिंग। अगला, हाल ही में भारत और अफ्रीका देशों के सेनाओं के प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये हुआ पुणे में, महाराष्ट्र में। अफ्रीका देशों के, खास करके 9 अफ्रीकी देशों और एक अपना प्यारा भारत, इसके बीच में अभी सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ। पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजित किया गया। कब? 28 मार्च को आयोजित किया गया। अच्छा, भारत और इन 9 अफ्रीकी देशों के बीच में एक अभ्यास भी आयोजित हुआ। 21 तारीख से लेकर के 30 मार्च तक एक अभ्यास हुआ और इस अभ्यास का नाम था अफेंडेक्स। क्या? अफेंडेक्स। अफेंडेक्स मतलब क्या? अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, यानी अफ्रीका के देश और इंडिया, इन तीनों, इन सब के बीच में हुआ एक्सरसाइज, ठीक है। 9 अफ्रीकी देश थे और एक इंडिया। तो ये पुणे महाराष्ट्र में अभी ये समिट आयोजित की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है वाराणसी। ये दुनिया का तीसरा शहर और थर्ड वर्ल्ड का थर्ड और इंडिया का फर्स्ट सिटी बन गया है यातायात सेवा के लिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी तक रोपवे सर्विस ही नहीं थी। तो आप कहोगे कि मैं तो जाता था मैहर महारानी दर्शन करने, वहां पर रोपवे मिलता था। देखो, वो रोपवे सेवा यातायात के लिए नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं था, वो तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के लिए था, ठीक है। हाँ, रोपवे बिल्कुल सही समझ रहे हो। एक पहाड़ी से या एक ऊंचे स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान पर जो चलाने के लिए जो ट्रॉली होती है ना, जिस पर बैठ बैठ के लोग जाते हैं इधर से उधर, अभी इमेज बन गई होगी आपके दिमाग में, उसी को कहते हैं रोपवे सर्विस। तो वो रोपवे सर्विस अब वाराणसी में होगा ट्रैफिक के लिए, मतलब नीचे ट्रैफिक चल रही होगी उसको बाईपास करने के लिए ये रोपवे सेवा होगी। वहां पर 3 किलोमीटर की लंबाई वाली होगी, 3.5 समझ लो, 3.45, 400 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, सबसे पहला देश बना था बोलीविया, वहां के शहर में शुरू किया गया, दूसरा मैक्सिको में और तीसरा वाराणसी में किया गया है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो मैंने अभी चर्चा किया था आपसे कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष भी बने हैं। कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ बनी है। एक्चुअली में ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ब्राजील की 2 बार की ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट, और इनको अब ब्रिक्स के जो बैंक कहे जाते हैं एनडीबी, उसका नया अध्यक्ष बनाया है। चलो, अभी भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि एनडीबी के कितने सदस्य हो गए हैं। आप मुझे बताओ लास्ट वाले सदस्य का क्या नाम है। ठीक है, और ये डिल्मा यूसुफ के बारे में अगर बात करें 2011 से 16 तक ये 2 सत्र तक ब्राजील की राष्ट्रपति रही, मार्कस टायोजे की जगह पर आएंगी। एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी, मुख्यालय संघाई में है और सदस्य देश तो 9 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एनजीओ को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में तपोवन नाम का एनजीओ था जिसको चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। मैं इसकी डिटेल बताऊं इससे पहले आप जान लो, ये रिवाइज कर लो। प्रथम नाम का एनजीओ था जिसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था पिछली बार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था पिछली बार, याद होगा आपको। ठीक है, ये मिला था 2020-21 के लिए मिला था, इसको ध्यान रखिएगा, पिछली बार मिला था। तपोवन जो है इसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड मिला है, असम का एक एनजीओ है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे। और इस एनजीओ का काम यह है कि जरूरतमंद जो बच्चे हैं और जो ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी मदद करना, उन पर फोकस करना। ठीक है, और पोषण श्रेणी में भी ये काफी काम करता है, तो इसी वजह से इसको ये सम्मानित किया गया है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार कौन बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर दोस्तों सऊदी अरेबिया बन गया है। देखो, संघाई सहयोग संगठन या कहें कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं टोटल 9 मेंबर। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रिक से बता भी दूंगा। अब इसके 9 मेंबर तो हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया उसमें शामिल नहीं है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि इसमें शामिल हो जाए, तो इसीलिए धीरे धीरे अभी स्टेप चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है इस बार। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखिए यहाँ पर रियाद जॉइंस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रियाद जो है ये उसकी राजधानी है सऊदी अरेबिया की। एससीओ की समिट इस बार भारत में होने वाली है, गोवा में होने वाली है। कब होगी? मई महीने में होगी, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और 9 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन? आपको ट्रिक से याद करना है। क्या बोलना है? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ईरानी ताऊ। ठीक है, यही बोलना है। अब देखो इसमें 9 देश गिन लो ऐसे, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखिए, ये भारत एक हो गया, की से किर्गिस्तान होता है, ध्यान रखना। रू से रसिया, ठीक है, ये 3 हो गया। ची से चाइना, ये 4 हो गया। पाकिस्तान से पाकिस्तान 5वां, और का से कजाकिस्तान 6ठा। ईरान अभी नया सदस्य जुड़ा है, ठीक है, 7वां यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूं। ये पूरा क्रम में नहीं है कैसे कैसे कौन जुड़ा है। ठीक है, लेटेस्ट ईरान है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये तो मैं ट्रिक के लिए आपको बना करके दिया हूं। ता से ताजिकिस्तान, ठीक है, 8वां। उ से उज्बेकिस्तान 9वां। ये 9 सदस्य देश हैं जिसमें ईरान जो है ये लेटेस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, लेटेस्ट। अगला, 29 और 30 मार्च को कहां पर लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो देखो, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ अमेरिका में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ये आयोजित किया गया लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। इसमें हालांकि इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश शामिल होने से मना कर दिए, शामिल नहीं हुए। ठीक है, भारत भी नहीं शामिल हुआ था, पाकिस्तान भी नहीं शामिल हुआ था। ठीक है, कोस्टारिका, नीदरलैंड वगैरह, दक्षिण कोरिया और जाम्बिया वगैरह ये सभी को होस्ट कंट्रीज थी, यानी कि सह मेजबानी किए थे लोग। डेमोक्रेसी समिट है ये, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर आप पूछा जाए तो वो भी ध्यान रखिएगा। ईआईयू के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, भारत है 46वें स्थान पर। फर्स्ट पर कौन है? नॉर्वे। अगला, हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग दिया गया? तो कांगड़ा चाय ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट, इसको भारत में 2005 में ही जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 10 साल के लिए वैलिड होता है। भारत सरकार इसके लिए 1999 में बिल लाई थी, ये बिल पास होने में लग गए 4 साल, तो हो गया 2003। तो ये बिल बना 2003 में एक्ट, और 2004 में पहला प्रोडक्ट बना दार्जिलिंग की चाय, जिसे मिला पहला जीआई टैग। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में ये कांगड़ा चाय पाया जाता है,
हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा ये जान लो। ऐसे ही डिटेल करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में आपको बताता हूँ पूरा पूरा अच्छे से। तो आप कोशिश जरूर किया करो डेली करंट अफेयर देखने की। रोजाना 20 मिनट का टाइम आप निकालोगे अगर ना, 20 से 22 मिनट की वीडियो होती है, तो आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा करंट अफेयर। आप एक बार आ करके देखो, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश किया करता हूँ। और बहुत सारे लोग मंथली करंट अफेयर से डेली करंट अफेयर में जुड़े हुए हैं और उसका फायदा भी वो देखे हुए हैं। मात्र आप 10 दिन देख करके देखो, आपको ना अपने अंदर सुधार देखने को मिले तो कहना। स्टैटिक भी आपको पढ़ाया जाता है डेली करंट अफेयर में, और डिटेल आपको एनालिसिस तो बताया ही जाता है। साथ ही साथ जीके के भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश अगर आप देखना चाहेंगे मैप में, तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला और शिमला इसकी कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी नए सीएम बनकर के आए हुए हैं। गवर्नर कौन है जी? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। देखिए, खजियार झील, परासर झील, रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल ये प्रमुख झीलें हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं और ये पूछा जाता है। ठीक है, और भी सारी डिटेल्स है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों अजय सिंह। एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, या बोले तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके ये बनाए गए हैं। अच्छा, अजय सिंह ये स्पाइस जेट के भी ये चेयरमैन है, यहाँ पर आप देख पाओगे उसके प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। तो कई पद संभाल रहे हैं अजय सिंह, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसोचैम की स्थापना 1920 में करी गई थी। ये सुमंत सिन्हा की जगह लेंगे। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कैप्टिव एम्प्लॉयर की योजना की शुरुआत की है। कैप्टिव एम्प्लॉयर एक प्रकार से योजना नहीं कहेंगे हम लोग, ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है कह सकते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह इनिशिएट कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, यानी ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत इस पहल को शुरू किया गया है। क्लियर है? यहाँ पर भी सेम चीजें हिंदी में भी लिखी गई है। इसका मकसद होगा ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करना, उनको स्किलफुल बनाना, साथ ही साथ उनको रोजगार में अवसर प्रदान करने की कोशिश करना, उसके लिए सहायता प्रदान करना। तो कैप्टिव रोजगार ये एक पहल है, शुरू किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा। जितने भी मार्च महीने के दिवस आए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस या कहें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया इस बार। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को इस बार मनाया गया क्या? नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान निषेध दिवस, क्योंकि ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस इस बार मनाया गया 9 मार्च को, क्योंकि ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और दूसरा गुरुवार था 9 मार्च को इस बार। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो 22 दिसंबर आप बताएंगे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च 1983 थी इसकी शुरुआत। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 15 मार्च को मनाया गया। इसके अलावा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को विश्व नीति दिवस, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही विश्व ओरल हेल्थ दिवस मनाया गया। इसके अलावा 21 मार्च को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और एक विश्व नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। विश्व नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये शहीद दिवस जो है ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग मनाते हैं, मतलब इसी दिन इनको फांसी दी गई थी 1931 में। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या कहें वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आप एएलपी बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो इस बैच को आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करना। बहुत ही कम प्राइस में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सब्जेक्ट वाइज जीके आपको प्रोवाइड किया जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, साइंस स्पेशल क्लासेस इसमें है। मंथली ई बुक भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। 20 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सेट इसमें दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी आपको कूपन कोड यूज करना है जय माता दी, जिसके तहत आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट का आज आखिरी दिन है जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है।
ठीक है, इसके बाद से ऑफर हट जाएगा, तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर सारी चीजें मिलेगी, तो एमजेटी ऐप डाउनलोड जरूर करके रखिएगा। यहीं से जाकर के आप क्विज भी लगा सकते हैं, क्विज जाकर के लगा लीजिए, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, अच्छे से तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।